हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं आपका टीचर इकोनॉमिक्स अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के सेशन में हम जो एक सीरीज कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हम कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आने जाने की पूरी संभावना है। सेशन को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। और जरूरी नहीं है कि डिट्टो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाए, कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। तो डिस्कशन जो हम कर रहे हैं वो डिस्कशन देखिएगा और क्वेश्चंस देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? पहला, रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री एडवांसेस लोन्स टू अदर बैंक्स इन द कंट्री, मतलब वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है या प्रदान करता है। दूसरा, रेट एट विच बैंक्स एडवांस लोन्स टू द कस्टमर्स, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेट एट विच बैंक्स लेंड अमंग देमसेल्व्स, वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देता है या देते हैं। रेट एट विच बैंक्स लेंड टू मनी लेंडर्स, वह दर जिस पर बैंक महाजनों को ऋण देते हैं। क्या लगता है आपको इसका क्या होगा सही ऑप्शन? योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। जल्दी से बताइए, जल्दी से। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है फर्स्ट वन है। देखिए, यहां पर बात बैंक दर की हो रही है। बैंक दर, जब रेट आ गया ना, तो रेट क्या है? ये वो रेट है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको देता है? कॉमर्शियल बैंकों को। भारत के जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक का मतलब जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, आपका और हमारा खाता जिन जिन बैंकों में है वो सभी वाणिज्यिक बैंक हैं। तो उन वाणिज्यिक बैंकों को जब पैसे की जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है पैसे की, हम कहां जाते हैं? हम जाते हैं अपने बैंक में। लेकिन उस बैंक को हमें लोन देने के लिए भी तो जरूरत पड़ती होगी पैसे की, तो वो ऋण किससे लेगा? वो लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो जब कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालीन, और दीर्घकालीन मतलब यहां पर कितना है? मोर देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज, 90 दिनों से अधिक के समय के लिए जब ऋण प्रदान करता है, तो जिस दर पर ऋण प्रदान करेगा वह दर क्या कहलाती है? बैंक दर। और अगेन याद रखिएगा, ये सब मौद्रिक नीति का हिस्सा हैं। ये सभी मौद्रिक नीति के टूल्स होते हैं। अब इनसे होता क्या है समझिएगा। अगर आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देती है, मान लीजिए बैंक रेट जो है वो आरबीआई बढ़ा देती है, इसका क्या मतलब हुआ? अब जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से महंगी दरों पर ऋण मिलेगा। तो जब ऋण की दरें महंगी होती हैं तो हम ऋण कम लेते हैं ना। सेम एज कॉमर्शियल बैंक्स भी कम ऋण लेंगे। कम ऋण लेंगे तो बाजार में क्या होगा? मुद्रा की जो आपूर्ति है वो कम होगी। मतलब जब ये रेट बढ़ाएगा तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, और यही बात अगर अपोजिट कर दो तो चेंज हो जाएगी। मतलब अगर इस दर को घटा देता है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो ये है इसका रिलेशन। रिलेशन से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, Which of the following is not a method of estimating national income? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? इनमें से कौन सी वह पद्धति नहीं है जिससे राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, मेजर किया जाता है? ठीक है, उसका अनुमान लगाया जाता है। पहला, एक्सपेंडिचर व्यय पद्धति, देन आउटपुट मेथड उत्पादन पद्धति, मैट्रिक्स मेथड मात्रक आधात्री प्रणाली, इनकम मेथड आय पद्धति। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड का टाइम आपके पास रहता है, और जीएस के लिए इतना टाइम बहुत है। फटाक से बताइए क्या होगा। तो टाइम्स अप। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सी। मैट्रिक्स मेथड नाम का कोई मेथड नहीं होता है जिससे राष्ट्रीय आय को एस्टीमेट लगाया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। अब बाकी बचे तीनों मेथड में क्या होता है? देखिए,
सबसे पहले बात आती है इस मेथड की, ये है आउटपुट मेथड। प्रोडक्शन क्या होता है इसके अंतर्गत, जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी याद रखिएगा ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एक शब्द लगा होता है, वो है फाइनल। मतलब अंतिम वस्तुएं और अंतिम उत्पाद का एक वर्ष का कुल मूल्य। हम मान लेते हैं एक फैक्ट्री है, ए नाम की एक फैक्ट्री है, ए नाम की फैक्ट्री ने एक वर्ष में चाहे कोई गुड्स बनाया हो या कोई सर्विस प्रदान करी हो, उसका कोई ना कोई मूल्य होगा या नहीं होगा, उस मूल्य का पता चल जाएगा। ठीक है, अब ऐसी एक फैक्ट्री थोड़ी ना है देश में, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्री हैं। तो पूरे देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जितना उत्पादन हुआ, उस उत्पादन का कुल मूल्य, ठीक है, उस उत्पादन के कुल मूल्य से जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो इसी को हम आउटपुट मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड समझिएगा, इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम मेथड में हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए 4 कारक बहुत जरूरी होते हैं, इनके बिना उत्पादन संभव ही नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, मतलब लैंड का मतलब है भूमि, लेबर का मतलब है श्रम, कैपिटल का मतलब है पूंजी, और एंटरप्रेन्योर का मतलब उद्यमी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क ले सके, क्योंकि बिजनेस वही करने आता है जिसमें रिस्क लेने की क्षमता होती है। अगर मैं रिस्क नहीं ले सकता तो मैं कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस मैं कर रहा हूं तो ये मुझे पता होना चाहिए कि बिजनेस चल भी सकता है और नहीं भी, और डूबेगा तो कौन डूबेगा, हम डूबेंगे। समझ गए मेरी बात है नहीं? तो वो व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्योंकि देखिए, अब जो भी जमीन आप लोगे, एक फैक्ट्री लगानी है, जमीन चाहिए या नहीं चाहिए, तो लैंड, तो इसके लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा, रेंट, किराए का भुगतान करना पड़ेगा, किराए का भुगतान करना पड़ेगा। लेबर, भाई श्रमिक तो चाहिए होंगे ना अपनी फैक्ट्री में, तो लेबर के लिए क्या है, लेबर के लिए है वेजेस, मजदूरी। कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी चाहिए तो पूंजी के बदले क्या देना पड़ता है, ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर ये किस लिए काम कर रहा है, बेसिकली ये काम तो इसी के लिए कर रहा है, प्रॉफिट। इसी को फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं, कारक भुगतान बोलते हैं। तो ये कारक भुगतान, ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इस तरीके से जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इसे हम कहते हैं इनकम मेथड। और सबसे लास्ट में आता है एक्सपेंडिचर मेथड। सरकार के द्वारा किया गया खर्चा और जनता के द्वारा किया गया खर्चा अगर जोड़ लें, समझिएगा, आप मुझे अपनी आय मत बताइए, बस आप मुझे अपने खर्चे बता दीजिए, तब भी मैं आपकी आय का एक आकलन कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आय के हिसाब से ही तो व्यय करता है। तो एक लगभग में मेरे पास फिगर आ जाएगा कि हाँ, यह व्यक्ति महीने में इतना जरूर कमाता होगा क्योंकि ये खर्चे हैं उसके। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो उसको व्यय पद्धति बोलते हैं। यही 3 पद्धतियां होती हैं, और इन पद्धतियों को किसने डेवलप किया था, तो उस समय जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका वर्तमान नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसी ने इन सभी मेथड्स को डेवलप किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाई, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, पहला फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, दूसरा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तीसरा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, अगला है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका सही ऑप्शन, जल्दी से कोई, टाइम्स अप। नेशनल इनकम, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आपसे कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो वो याद रखिएगा, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इस मंत्रालय के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट आता है। यही इंस्टीट्यूट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए और डेटा को पब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, उत्तरदायी संस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू व्हिच मार्केट? पश्च बंधन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से संबंधित है? आपसे पूछा जाए बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। देखिए इकोनॉमिक्स में कर्व पे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और आप मेरे ये सेशंस देखिए, मैं लगभग सभी कर्व पे बात कर रहा हूं और सभी कर्व आपको समझाते हुए चल रहा हूं। यहां पर इस कर्व का भी मतलब हम समझेंगे, आखिर यह कर्व क्या कहता है और क्या है इसका मतलब। फिलहाल पहले इसका ऑप्शन देखिए और डेवलप करने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है। देखिए थिंकिंग जरूर किया करिए, जब कभी भी क्वेश्चन आपके सामने कोई आए हथियार तुरंत मत डाल दिया करिए। बिना लड़े हुए हथियार डालना जो है ना, वो क्या होता है दोस्तों, वो एक कायर की निशानी होती है। लड़ाई जरूर करिए। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन आपको मिले ना, ये चलाइए, थोड़ा बहुत तो चलाइए, ठीक है। कुछ थिंकिंग तो करिए, कुछ सोचिए तो सही कि मुझे इसका सही आंसर बताना है, क्या हो सकता है, ठीक है। और आज पता चल जाए, अब बिल्कुल ही नहीं पता है तो बात अलग की है, ठीक है। अदरवाइज थिंक करिए, सोचिए उस चीज को। सोचेंगे तो कहीं ना कुछ में भी लिंक मिल सकता है, समझिएगा। पहला है कैपिटल पूंजी, दूसरा है श्रम, तीसरा है मनी धन, चौथा है इनोवेशन, इन्वेंट्रीज मतलब माल सूची। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए ये जो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व है इसका रिलेशन किस मार्केट से है? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये सभी सोच लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही नहीं है। मैं करवा ही वही क्वेश्चन रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। टाइम्स अप दोस्तों। इसका जो सही ऑप्शन है वो है लेबर। अब मैं बात करता हूं यहां पर बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, समझ लीजिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा, भूलिएगा मत। देखिए क्या है ये कर्व, आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा। ये यहां से शुरू हो रहा है, मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं, परेशान मत होइएगा। ये देखिए यहां से शुरू हुआ, ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये बेंड हो गया, बैकवर्ड मतलब वापस की ओर बेंड हो गया। अब देखिएगा यहां पर एक तरफ हमने लिया है वेज रेट, वेज रेट का मतलब है मजदूरी की दर, और दूसरी तरफ आर्स वर्कड। मजदूरी की दर जब क्या हुआ है यहां पर देखिए ये इस तरीके से होता जा रहा है, मतलब मजदूरी की दर जब बढ़ रही है तो वर्किंग आवर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये क्या हो गया, कम हो गया। क्या कहता है ये कर्व का सिद्धांत? ये कर्व का सिद्धांत ये कहता है वेजेस अगर बढ़ रही है शुरुआत में तो क्या होगा, मजदूरी के घंटे बढ़ेंगे, ठीक है। मजदूर ज्यादा काम करना चाहेंगे क्योंकि ज्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर वेज रेट बढ़ती रही तो क्या होगा, कुछ समय के बाद मजदूर काम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनके पास पैसे जब हैं तो वो क्यों काम करना चाहेंगे, ठीक है। और कई बार एक एग्जाम्पल देकर के मैं बता सकता हूं, यहां पर आपने देखा होगा, ठीक है, घर में कभी कभार कुछ मजदूर वगैरह काम करने आते हैं। जैसे अभी दीपावली में व्हाइट वॉश वाला ही, हमारे घर में भी व्हाइट वॉश हुआ था, तो व्हाइट वॉश वाला आता था, 3-4 दिन आता था और उसको अगर पूरे पैसे आप दे दो तो 5वें 6ठे दिन नहीं आएगा। कुछ पूछो तो काम कोई नहीं, ऐसा नहीं कि उस समय वो कहीं काम कर रहा था खाली बैठ गया, ठीक है। तो वो लोग तब काम पे निकलते हैं जब उनकी जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं। तो अगर ज्यादा पैसा आ गया तो वो बैठ जाएंगे। वही बात यहाँ पर वर्ड्स के माध्यम से कही गई है, देख लीजिएगा शब्दों में क्या लिखा है, पढ़िएगा एक मिनट। इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से इधर बहता है, वही बहता हुआ दिख रहा है। हाउएवर इन लेबर मार्केट्स वी कैन ऑफन विटनेस अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। हम क्या हैं, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व के साक्षी हैं। दिस मीन्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, मतलब एक निश्चित बिंदु के बाद हायर वेजेस कैन लीड टू अ डिक्लाइन इन लेबर सप्लाई। जो ज्यादा बढ़ी हुई वेजेस है, बढ़ी हुई मजदूरी है, वो क्या कर रही है, लेबर सप्लाई को डिक्लाइन कर रही है, कम कर रही है। दिस ऑकर्स व्हेन हायर वेजेस इनकरेजेस वर्कर्स टू वर्क लेस एंड एंजॉय मोर लेसर टाइम, ठीक है। क्योंकि ज्यादा सैलरी है
तो काम क्या करेंगे, कम करेंगे। समझ गए? जो सोचिए 8 घंटे में वो जो पैसा कमा रहे थे वही पैसा वो 4 घंटे में कमाएंगे, तो फिर क्या है, काम कम ही करेंगे ना। वो कहेंगे क्यों 8 घंटे काम करें जब 8 घंटे वाला पैसा हमें 4 घंटे में मिल रहा है। समझ गए? स्टार्टिंग में तो बढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर यही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, और ये लेबर मार्केट में पाया जाता है, श्रम बाजार में। चलिए अगला बताइए। In terms of economics, if it is possible to make someone better off without making someone worse off, then the situation is। अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है? पहली अदक्ष इनएफिशिएंट, दूसरा एफिशिएंट दक्ष, तीसरा ऑप्टिमल इष्टतम, चौथा है पेरेटो सुपीरियर परेटो श्रेष्ठ। परेटो श्रेष्ठ क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए। समझिएगा, क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि बिना किसी को बदतर बनाए, हमें किसी को बदतर नहीं बनाना है, किसी और की बेहतरी संभव है, तो वह स्थिति कैसी होती है? टाइम्स अप, समझिएगा दोस्तों। ये है, इसका सही ऑप्शन है डी, और इसे परेटो का सिद्धांत कहते हैं। इसे परेटो का सिद्धांत कहते हैं। क्या है ये परेटो का सिद्धांत? ये 80-20 रूल में डिवाइड हो जाता है। किसमें? 80-20 रूल। इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। मतलब समझिएगा, अगर आपके पास जितने भी काम हैं 100%, मान लीजिए आपके पास 10 काम हैं, उन 10 काम की आप प्रायोरिटी सेट कर दीजिए। 20% मतलब 10 कामों में आप प्रायोरिटी सेट कर दीजिए। बहुत सारे काम आपके पास हो सकते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन उनकी प्रायोरिटी सेट कर दीजिए। और 20% काम आप प्रायोरिटी सेट करेंगे, ऑब्वियसली ऊपर के 20% कामों से आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 80%। 80%। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ये तो मैंने काम से रिलेट किया। परेटो का सिद्धांत ये कहता है, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने कामों को, तो आपके जो 100% काम आपने आइडेंटिफाई किए हैं, 20% कामों से ही, जो ऊपर के 20% काम है ना, उनसे 80% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझिएगा। इन्होंने कहा एक बिजनेसमैन के पास जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उनमें से 20% उसके प्राइम कस्टमर हैं। वो कितना रेवेन्यू दे रहे हैं? 80%। मतलब 20% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ कस्टमर्स। 20% ग्राहक 80% रेवेन्यू दे रहे हैं। समझ गया नहीं? क्यों? क्योंकि वो 20 को आपने एक रिलेशन के तरीके से स्टैब्लिश कर रखा है। इसी के लिए आजकल ज्यादातर संस्थाओं में आपको रिलेशनशिप मैनेजर देखने को मिलते हैं। तो ये है दोस्तों परेटो का सिद्धांत। इसी सिद्धांत पे आप भी काम किया करिए। ये जीवन का एक सफलतम बिंदु तक पहुंचने के लिए इस सिद्धांत को बनाया गया है। आप भी ऐसा करके देखिएगा कभी भी, देन आपको इस सिद्धांत की अहमियत पता चलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। The innovation theory of profit was proposed by। लाभ का नव प्रवर्तक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाभ का नव प्रवर्तक सिद्धांत मार्शल क्लार्क, शुम्पीटर, जॉन रॉबिन्सन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए। लाभ का नव प्रवर्तक सिद्धांत मतलब इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है शुम्पीटर। शुम्पीटर ने इस प्लान को डेवलप किया था। क्या कहा था शुम्पीटर ने? समझिएगा, इन्होंने कहा था द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ ए शुम्पीटर। इनका पूरा नाम था जोसेफ ए शुम्पीटर, हु बिलीव्ड दैट एन एंटरप्रेन्योर कुड अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग सक्सेसफुल इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो करना जो किसी ने नहीं किया है, एकदम से नयापन। समझ गए मेरी बात? जो बाजार में नहीं था, नई चीजें आपने दे दी, तो वो नई चीज जो भी देगा ना, वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाएगा। एक एग्जांपल मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। इस बार दिल्ली में, ठीक है, दीपावली के टाइम पर मैं चांदनी चौक गया, इलेक्ट्रिक्स की मार्केट में। मुझे अपने घर के लिए कुछ लाइट्स वगैरह लेनी थी, तो मैंने वहां पर देखा एक ऐसा प्रोडक्ट इस बार का जो एकदम मार्केट में आते ही बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गया। वो था वाटर एलईडी।
मतलब पानी से जलने वाला दिया, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको बनाया गया था, उसको पानी के द्वारा अर्थिंग मिल रही थी। जैसे दिया होता है ना, सेम वही दिया के शेप में था। आपने भी शायद देखा हो, उसके अंदर पानी डाल दीजिए तो वो दिया जलने लगता था। अब ये क्या हो गया, इनोवेशन। मतलब इंसान के दिमाग में क्या है, अरे पानी से दिया जल रहा है, ये तो वो मेरे सामने, मैं तो सोच रहा था कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं, लेकिन मेरे सोचते सोचते सामने वाले ने, एक व्यक्ति ने, एक पैकेट उसके पास बचा था जिसमें 24 थे, सारे के सारे खरीद लिए। फिर मुझे लगा अरे इतना इंपॉर्टेंट था तो मुझे भी एक दो लेने चाहिए थे। जब मैंने उससे पूछा तब तक खत्म हो गए थे दोस्तों। तो ये होता है इनोवेशन। इवन भारत की कई बाजारों में वो वाटर एलईडी पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां आए वहीं से खत्म हो गए। क्या था? इनोवेशन। टाटा नैनो भी 1 लाख रुपए में कार उपलब्ध कराना, ये टाटा का एक इनोवेशन ही था। लेकिन अगेन, जब आप इनोवेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है वो 100% सक्सेस हो। इनोवेशन अगर जनता ने पसंद किया तो सक्सेस, नहीं पसंद किया तो याद रखिएगा, इनोवेशन के लिए रिसर्च करी आपने, वो रिसर्च में लगाया गया पैसा भी आपका डूब सकता है। तो जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये फैक्ट है, यदि आप इनोवेशन करते हैं और आपका इनोवेशन मार्केट में सफल हो जाता है तो आप ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चलिए अगला बताइए। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। विलिंग टू वर्क एंड नॉट गेटिंग द वर्क, मतलब आप काम करने को तैयार हैं लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन, नॉट गेटिंग वर्क ऑन ऑल डेज थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे वर्ष में 365 दिन है, 365 दिन आपको काम नहीं मिल रहा है। क्या यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी? इनसफिशिएंसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर टू एब्जॉर्ब द लार्ज लेबर फोर्स, मतलब बड़ी श्रम शक्ति को अवशोषित करने के लिए पूंजी संरचना की अपर्याप्तता, क्या ये रीजन है? मोर पीपल वर्किंग देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक काम करने वाले लोग। डिसगाइज्ड प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब है? जल्दी से बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी, यहां पर टाइमर नहीं लगा है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। यहां पे टाइम अभी नहीं लगा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। 10 सेकंड होने वाले हैं आपके। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, मोर पीपल वर्किंग देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक काम करने वाले लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी। अगर एक काम को 4 व्यक्ति कर सकते हैं और फिर भी उसमें 8 लोग कर रहे हैं, मतलब बचे हुए 4 व्यक्तियों की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो हो गई शून्य। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत में कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है और जितने भी फैमिली बिजनेसेस है ना, वहां भी मैं देखता हूं कि यस, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। एक फैमिली में अगर 4 भाई हैं तो 4 के चारों एक ही दुकान पे बैठ रहे हैं। कोई 2 घंटे बैठाता है, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, मतलब सबका एक अपना वो है कि हाँ घर का बिजनेस है तो चलो बैठो चल के। लेकिन अगर 2 बंदों के बैठने से भी वो शॉप चल सकती थी तो बाकी 2 कुछ और करके उत्पादकता में वृद्धि कर सकते थे ना, जो कि नहीं हो रही। तो वो भी लगे हुए हैं जिनकी जरूरत नहीं है। तो अत्यधिक लोग, मतलब आवश्यकता से अधिक काम करने वाले लोग, ऐसी स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ, जो आर्थिक समस्या है वो उत्पन्न होती है। पहला स्कार्सिटी ऑफ मींस, साधनों की कमी से। दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की बहुलता। तीसरा स्कार्सिटी ऑफ वांट्स, चाहतों की कमी से। ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या के द्वारा। क्या लगता है आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है वो किसकी कमी के कारण? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन, स्कार्सिटी ऑफ मींस। देखिए, अर्थव्यवस्था ही आपको ये कहती है कि कम से कम संसाधनों का उचित से उचित उपयोग आपको करना है। एक बात बताइए, चाहे कोई देश हो, चाहे आप अपने घर से एग्जांपल ले लीजिए, क्या आपके घर में जितने भी लोगों को जितनी भी वस्तुएं चाहिए उसके लिए क्या पैसा अवेलेबल होता है? अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी बात, जो चाहिए कई बार वो वस्तुएं अवेलेबल नहीं होती। तो संसाधन क्या है? हमेशा सीमित हैं। संसाधन सीमित हैं तो उन्हीं संसाधनों में आपको क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा। समझ गए? दैट्स वाई ये पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर आधारित है। तो स्कैर्सिटी ऑफ मींस, समझ गए नहीं? मतलब उत्पादन के संसाधनों की कमी है और यही सबसे बड़ी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से
हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हैं दूसरे देशों से मंगाते हैं, जो हमारे पास सरप्लस हैं वो दूसरे देशों को भेज देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।